नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। पहले तो जितने भी लोग जुड़े हैं, जो भी नए लोग जुड़े हैं, चैनल पे जाएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए मैं सोच रहा हूँ आज जो वीडियो आएगी कि आपका अब अगला टारगेट क्या है, आगे की रणनीति क्या है। परसों माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई तो आपके लिए अब नया माइक ले आएगा। अब आपसे आने वाले टाइम पीरियड में अब रोड का माइक आ गया, कोई दिक्कत आपकी माइक साउंड क्वालिटी से लेकर अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखना तो वीडियो का ओवर एग्जाम हो चुका है। अब उत्तराखंड पे हम पे क्या आ गया है, क्या हमारी रणनीति रहेगी, इस बारे में थोड़ा 5-10 मिनट की मेरे को हल्की सी बात करनी है आप लोगों के सामने। क्या मैं अब अगला टारगेट में क्या सेट करूँ, क्या मैं यूपीपीएससी की ओर जाऊँ? क्योंकि आपके सामने अब दो ऑप्शन है, एक है आपका यूपीपीएससी, दूसरा आपका यूपीएससी। आपके दो ऑप्शन आ जाते हैं, आप किसकी तैयारी करोगे? क्योंकि अगर नंबर में फॉर्म देखना तो यहाँ पे बंदी रक्षक का फॉर्म है, यूपीपीएससी में बंदी रक्षक का नाम जिसका फिजिकल हो चुका, तो कई लोग यहाँ पे पीछे पड़े। यूके की बात करो, यूके ने अपना स्टैंडर्ड सुधार दिया है, अपना दिखा दिया है। यूके की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, यूके पे आने वाले टाइम पीरियड में आपको ऐसा ही दिखेगा। ऐसा ही के साथ साथ आपको कुछ कलर वाले फॉर्म दिखेंगे, कलर एग्जाम में कुछ आपको स्टेनो वाले फॉर्म दिखेंगे, और कुछ आने वाले टाइम पीरियड पे आपको आबकारी सिपाही एसआई की पोस्ट दिखेगी। आबकारी सिपाही और एसआई एक्सरसाइज में जो कांस्टेबल और उसकी सिपाही की होगी, कुछ पोस्टें आपको ये दिखेंगी। अगर आप इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं या आप इसको भी टारगेट कर रहे हैं तो आपकी रणनीति क्या है? यहाँ पे आपको प्रयोगशाला पर्यवेक्षक का भी फॉर्म आया, सब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा आप लोग का। जिन लोगों का सब्जेक्ट पढ़ा है और जो अभी हाल ही में 12 पास करके आ गए या जिनका साइंस बैकग्राउंड पढ़ा है, तो सीधा प्रयोगशाला पर्यवेक्षक की ओर एंटर कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों का कहीं नहीं हुआ, वीडियो भी नहीं हुआ, उन लोगों के लिए एक ही चीज़ है, आपका ऐसा है या आप कलर के लिए आप तैयारी कर दीजिए। नया बच्चा जो है आपका क्या स्टैंडर्ड रहेगा, आपकी तैयारी किस तरीके से रहेगी? क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल सेट रखना, क्योंकि आपके सामने कई लोग ऐसे हैं जिनका पेपर हो नहीं पा रहा, लगातार गलतियां से गलतियां होती जा रही है, पेपर नहीं निकल पा रहा। निकलने का कारण भी एक ही चीज है, और बेसिक कंसेप्ट। मैं एक ही बार सलाह देता हूँ, जो भी नया बच्चा है मेरे को देख रहा है तो एक ही काम करना। मेरे हर एग्जाम क्यों निकल रहे हैं, मैं इसका भी कारण बता देता हूँ। क्योंकि मेरा बेसमेंट जो पढ़ा है ना, मेरी जो फाउंडेशन पड़ी है ना, बहुत अच्छी पड़ी है। पहले असफल रहा मैं, लेकिन एक बात सफल होना रहा, तो मेरा फाउंडेशन पड़ा परफेक्ट पड़ा। कोई भी पेपर आता तो मेरे को इतना पता कि मैं अपना कंसेप्ट ही से मैं इसमें 60 नंबर मार सकता हूँ। कितना भी हार्ड पेपर आ जाए तो मैं अपने कंसेप्ट वाइज मैं इसमें 60 नंबर मार सकता हूँ। जिन लोगों का नहीं आ रहा उनका फाउंडेशन ही रहा। जब आप शुरू या तो आप सीधा प्रैक्टिस सेट हो गए, उससे आपने कंसेप्ट नहीं पढ़े, स्टोरी वाइज आपने कभी रिवाइज नहीं किया, आपका दिमाग नहीं, आपको केवल इतना पता है कि साइमन का मिशन 1928 में भारत आया था। क्यों आया था, किस लिए आया था, आपको पता ही नहीं। कौन अध्यक्ष था, क्या था उस टाइम, भारत की क्रिटिकल स्ट्रेटजी क्या थी, आप वो चीज़ें पता नहीं पाओगे। ये होता आपका एक टाइप, आपने वो लूसेंट रटा है और क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा के पूछा तो आप फेल हो गए, जैसा आप वीडियो में होंगे। ठीक है, नए बच्चों के लिए एक ही सजेशन दूंगा, आप जब आओगे कोचिंग में आओगे, एक चक्कर या तो आप कॉलेज ही जाओगे या तो आप कोचिंग में आओगे। कोचिंग आओगे तो हो सकता है कि 1-1.5 साल का आपको सब्र लगे, क्योंकि तैयारी है। अब तैयारी हर कोई तैयारी करता है, ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने में आप सिलेक्शन मार लोगे। अगर आप ऐसा सोच रहे कि मैं 6 महीने में सिलेक्शन मार लूँगा तो केवल पुलिस कांस्टेबल ही होगा आप पे। अगर आपने सिलेक्शन मारना तो आपको 1-1.5 साल लग सकता है सिलेक्शन मारने के लिए। खासतौर पे जो नए बच्चे अभी जुलाई वाले सेशन से आप लोग शुरुआत करोगे, आप लोगों के लिए केवल इतना ही है, आप लोग जब पढ़ना शुरू करोगे तो अच्छे से पढ़ना। ऐसा नहीं कभी आए कभी नहीं आए, मन करा तो टाइम पास के लिए यहाँ आया, लड़की देखनी है, ये देखना है, कुछ भी करना, तो आप इस काम के लिए मत आना। फिर आपका एक सेकंड कंसेप्ट हिल गया तो कभी नहीं सुधर पाएगा, वो जिंदगी भर आपका कंसेप्ट कैसे रहेगा। जिन चीज़ों में आपका डाउट रहना वो जिंदगी भर रहेगा। एक चक्कर आना, क्लास में बैठना, एक चक्कर पूरी क्लास लेके जाना। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे तो पूरी ज्योग्राफी लेना, बाकायदा आप नोट्स बनाओ। किसी भी क्लास में बैठते हैं उस क्लास के नोट्स बनाना, डाउट करना। जब आप पढ़ना शुरू करो तो खुद से क्वेश्चन करना। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने पढ़ा दिया रटा दिया तो हो गया, गुरुजी ने लूसेंट रटा दिया तो हो गया काम।
कुछ नहीं। आप जाओगे तो आप सीधा सीधा माइंड सेटअप रखना। जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे आपका, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, तो आप किससे क्वेश्चन पूछे 15 अगस्त 1947 को क्या परिस्थिति रही, भारत में स्वतंत्र कैसे हुआ, भारत किसका भारत गुलाम था। आपको माइंड में एक इमेज टाइप की, एक स्टोरी टाइप की बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ें आपको लंबा टाइम तक इन्वेस्ट करेंगी। ऐसा नहीं कि आज रात आपने पढ़ा, कल रात आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा स्टोरी बनानी पड़ेगी, आपको लंबा टाइम तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको बेसिक जो भी हैं, जो भी नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप पेपर का स्टैंडर्ड सुधर गया, आपको लंबे थोड़ा डीप स्टडी की जरूरत है। ज़्यादा डीप नहीं, पर इतना तो है कि आपको थोड़ा पेपर जो आज का पेपर आपका लॉजिकल होना चाहिए। पेपर आपका लॉजिकल है, माइंड आपका लॉजिकल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बाई ऑप्शनल खेलने वाला होना चाहिए। कई चीज़ें आएगी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको रटना पड़ेगा, कई चीज़ें जब आप स्टार्टिंग फेज में करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कई चीज़ें आप जो पहली बार सुनोगे, जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ोगे कि अजय पाल ये क्या हुआ, कोल की रात, खस क्या हुआ, समझ ही में नहीं आएगा क्या स्थिति है, बड़ा बेकार सा लगेगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे, हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद आप पे एक चीज़ आएगी, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग जाता है। जब इंटरेस्ट जाग जाता है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने से रिलेट करना उस चीज़ों को शुरू कर देते हैं, तो आप थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल पर पहुंच जाते हैं। फिर आप सैटरडे का जो टेस्ट देते हैं तो आप अपना स्कोर देते हैं। शुरू में तो बड़ा बुरा लगता है क्योंकि स्कोर अच्छा नहीं आता, लेकिन एक बार जब स्कोर अच्छा आना शुरू हो जाता है तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। आप धीरे बाई सीढ़ी चलते रहते हैं। आप 20, 15, 20 से शुरू करते हो, अपना जो आपका सैटरडे का टेस्ट होता है, आप एक दौर में आओगे तो आप 80+ तक जाते हैं। उसके लिए आपको सब्र चाहिए होता है। ग्रुप सी में वही लड़का टिकेगा जिस पे कंटिन्यूटी होगी, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है कब फॉर्म आएंगे, कब क्या होगा। यहाँ पे माइंड, आदमी का माइंड बड़ा खराब होता है। कभी कुछ महीने ऐसे होते हैं जब फॉर्म ही नहीं आता है, कभी फॉर्म आते तो एक के बाद एक आता है। जैसे आपने ये देखा, ये 4 महीने जनवरी से अभी तक, ये मई जून तक का सीजन देखा, तो इसमें आपने 5-6 एग्जाम दे थे। आने वाले टाइम पीरियड पर आपको लगा कि 5-6 महीने में आपका कोई एग्जाम ना हो, ठीक है, ऐसी स्थिति भी आपको बन सकती है। इसके लिए आपको एक माइंड चाहिए, ठंडा माइंड चाहिए, शार्प माइंड चाहिए, आपको उसमें उतावली बननी चाहिए, बल्कि एक चाहिए निरंतरता। आपको जो एग्जाम निकालेगी आपकी निरंतरता होगी, ठीक है। अगर आप आ रहे हो तो आपको ये सोच के चलना है, जरूरी नहीं कि आपको पहला एग्जाम निकलेगा, या ऐसा भी नहीं है कि आपको पहला एग्जाम नहीं निकलेगा। आप असफल भी होंगे, सफल भी होंगे, लेकिन आप पे क्या सब्र होना जरूरी है। तैयारी करनी है तो आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने जरूरी है। पेपर जो बनेगा आपके आने वाले टाइम पीरियड पे, ऐसा नहीं होगा कि आपका पेपर बड़ा हार्ड होगा, यह बड़ा ईजी होगा। आपका पेपर 100 नंबर का है, 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। 20 नंबर की आपकी हिंदी होगी, 40 का आपका उत्तराखंड होगा, 30 का आपका जीएस और कंप्यूटर होगा, और 10 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी। ये आपका पैटर्न है। किसी भी एग्जाम में आप ग्रुप सी की तैयारी करोगे तो आपको कहाँ से एक एवरेजन आएंगे। हिंदी मीडियम वाला जो छात्र जो भी सरकारी स्कूलों में दाल भात खा के पढ़ा है, जिससे भी उनसे ग्रुप सीख के आपने 12 पास की, अगर आप तैयारी में आ रहे हो तो आपके लिए हिंदी थोड़ा मजबूत होना हो। आपका हिंदी मीडियम का जो छात्र आता, हिंदी और जीएस उसका पहले से मजबूत रहता, उसे काम करने की जरूरत पड़ती उत्तराखंड ज़्यादा चीज़ें हमने सुनी है, लेकिन जब हम एक बार पढ़ना शुरू कर देते तो हमारा इंटरेस्ट खुद ब खुद जाग जाता, क्योंकि हमारा स्टेट है तो मज़ा आता अपने बारे में, अपने स्टेट के बारे में पढ़ने में, तो इंटरेस्ट जाग जाता। आपने देखा मैक्सिमम उत्तराखंड में देखना तो आपका हिंदी मीडियम का ज़्यादा बोलबाला रहता। कारण भी ये है, 20 आपका हिंदी का और 40 उत्तराखंड का नंबर 60 नंबर होता है। और जो भी यहाँ पे ज़्यादातर कमांड रहते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे निकलते हैं आजकल आपके ग्रुप सी में, वो यहीं से निकलते हैं जिनके इस 2 सब्जेक्टों में आपकी कमांड तक रहती है। जीएस की बात करूँ तो जीएस 30 नंबर का है, इस 30 में से आपका 5 नंबर कंप्यूटर आता है और 10 नंबर आपका रीजनिंग में आता है। टोटल 40 नंबर की जीएस आती, 40 में से 15 नंबर आपके हैं। आने वाले टाइम पीरियड में जो ग्रुप सी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो यही चीज़ होगी आपकी, कि आप कंप्यूटर और रीजनिंग में कितने नंबर मारते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में आप राहुल नेगी बने, पंकज चंद्र बने, बिमलेश नेगी बने, जिन लोगों ने टॉप मारा है, तो आपके लिए उसके लिए आपको रीजनिंग और कंप्यूटर बहुत करनी चाहिए। जो रीजनिंग वाला और कंप्यूटर वाला जो 15 नंबर का पोर्शन है, इस 15 नंबर से आपको 12-13 नंबर मारना जरूरी है, तब जाके आप टॉपर बनने की सोचोगे। और आने वाला टाइम पीरियड में जो मैरिट बनाएगा आपका, यही 15 नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक।
आप इसमें से कितना खींचते, क्योंकि आपने देख लिया जो 25 नंबर की आपकी जीएस आ रही है, इसमें से 10 नंबर आप मान लेंगे। 15 नंबर के लिए आपने जीएस भी पढ़ना, और जीएस अपना वाइड सिलेबस है, जबकि कंप्यूटर और मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग आपका बड़ा शॉर्टकट सिलेबस है ग्रुप सी में, तो वहाँ आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हिंदी 20 नंबर की बड़ी ईजी आती, वहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उत्तराखंड आपका 40 नंबर का है, 40 में से लगभग एवरेज हर बच्चा थोड़ा भी जो 1 साल से तैयारी होता 30 नंबर मान लेता आपका। तो आपको इन सब्जेक्टों में ज़्यादा काम करना है। जीएस पे एक बार ही आपको फाउंडेशन बनानी है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा पढ़ना आपको जीएस में जिंदगी में एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, दोबारा ना पढ़ना पड़े। आप कहते हैं ना, कई लोग हैं जो साल भर से पढ़ रहे हैं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा, उन्होंने वही गलती की। जो पहली बार उनका फाउंडेशन पढ़ना था तो उस टाइम उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, खाली पढ़ते रहे। अब लाइब्रेरी में बैठ के किताब पे किताब पढ़ते जा रहे हैं, तो सिलेक्शन होना थोड़ा हार्ड पड़ रहा है। ठीक है, उन लोगों को भी मैं एक ही सिफारिश दूंगा, आपका 1 अटेम्प्ट मिस हो सकता है, 2 अटेम्प्ट मिस हो सकते हैं, 3 मिस हो सकते हैं, 4 मिस हो सकते हैं, 5 लगातार इस साल 5 पेपर हुए, 5 के 5 सफल रहे। आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते, आप दोष दोगे अपनी पढ़ाई को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को। आपका कैसा मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो गलत तरीके से है, और आपकी तैयारी गलत दिशा में जा रही है। ये चीज़ याद रखना दोस्त, जो भी लोग नहीं हो पाए, आपकी तैयारी बिल्कुल गलत दिशा में है, तभी तो आपका नहीं निकल पा रहा। जो नए बच्चे हैं उसमें इसी क्या करना, आपका गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जिंदगी में आगे जाओगे तो 2 प्रकार की तैयारी है, एक होता है घोड़े वाली रेस, एक होता है गधे वाली रेस। आपको पता है गधा हमेशा तैयारी करता रहता है लेकिन निकल नहीं पाता। घोड़ा वाली रेस मतलब उसे याद रखना कि आप स्मार्टनेस, आपकी पढ़ाई में पूरा स्मार्ट है, आपको स्मार्टनेस आपको सबसे ऊपर ले जाएगी। आपका स्मार्टनेस में ऐसा नहीं होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस है, आपको जो सिलेबस है, जो बच्चा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है, जो बच्चा यहाँ पे बिल्कुल बाय डिटो सिलेबस पे चलता है, तो उसका सिलेक्शन सबसे पहले होता है। आपको ये चीज़ आपके लिए जरूरी हो जाती है, क्या आपके सिलेबस में है, क्या चीज़ आपके सिलेबस में नहीं, क्या आपने सिलेबस रीड अच्छे से कर रखा है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। पेपर में भी यही चीज़ आपके लॉजिक में आता है कि ये चीज़ हमारे सिलेबस में है, तो ये आ सकता है पेपर में, वहीं से क्वेश्चन उठा होगा, तो आप बाई गैस उसमें आंसर मार लेते हैं। जिन लोगों को सिलेबस रीड नहीं होता, वो सोचते रहते हैं ऑप्शन ए मारो, ऑप्शन बी मारो, इसी में ज़्यादातर लोग डाउट में रहते हैं, क्या मारो, भगवान मार दो, ये मार दो, ये समझ ही नहीं आता उनका कि मैं क्या करूँ। ठीक है, आपको सिलेबस रीड होना चाहिए, आपको कमांड बड़े होनी चाहिए कि मैंने ये हमारे सिलेबस में हो सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन बने। लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ हैं, आपका निशस्त्रीकरण है, आपका यूएनओ है, महात्मा गांधी का भारत आगमन है, आपका कृषि है, तो जैसे हॉट टॉपिक है, पंचायती राज है, यहाँ से ग्रुप सी में क्वेश्चन बनते हैं। इन चीज़ों को आपको अच्छा करना है। और तीसरी बात, जब आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो क्लास में आप बैठोगे, तो क्लास में बैठने के साथ आप एक्स्ट्रा भी करोगे, क्योंकि हम जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम 200-300 बच्चों को हम ऑफलाइन में पढ़ा देते हैं, और जो 1000-1200 को हम ऑनलाइन में पढ़ा देते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि आप 1000-1200 लोग सब हमारे निकलेंगे केवल वही जो थोड़ा आप जितना पढ़ते रहे, पढ़ने में काम करोगे, थोड़ा अपने ऊपर यूनिक काम करोगे। क्योंकि हम एक गुरु हैं, वैसे तो मैं कई लोगों का भाई हूँ, कई लोग मेरे को बड़ा भाई कहते हैं, कई लोग का छोटा भाई हूँ। गुरु बोलना मेरे को ऐसे ही अच्छा नहीं लगता, सर वगैरह जो लोग भाई बोलते हैं, मैं उतने में खुश हो जाता कि छोटा भाई का तरीके कोई मेरे को मिल जाए। याद रखना, अब आपको ना थोड़ा दिशा देंगे, हम पढ़ना नहीं सिखाएंगे, हम केवल आपको गाइडेंस देंगे कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, तो यहाँ से आपका पर्सन बनना है। आप एनसीईआरटी उठाओगे, जब आप फाउंडेशन कोर्स में आओगे तो आप टीचर के साथ साथ आप एनसीईआरटी का प्रयोग करोगे, वहाँ से भी जो फैक्ट बनेंगे, आप नोट्स बना लोगे तो एनसीईआरटी के भी फैक्ट अपने नोट्स में डालोगे। ग्रुप सी में यूके SSC में 80% क्वेश्चन जीएस में जो आते हैं एनसीईआरटी से आते हैं, और यही एनसीईआरटी आपको सबसे डिफरेंट बनाती है, क्योंकि यहाँ का बच्चा लूसेंट ऑब्जेक्टिव, परीक्षा मंथन, घटना चक्र, इन पुस्तकों से पढ़ के रटने की आदत डाल चुका है। इन लोगों का थोड़ा कंसेप्ट हिला है, थोड़ा समझने वाला आप उत्तराखंड में बच्चा रहा नहीं है। बीच में कुछ ऐसे पेपर आए कि रटना जरूरी था, तो सब लोगों ने रटा। अब समझने वाले पेपर आ रहे हैं, तो अब सब कंसेप्ट की ओर आ रहे हैं। तो आप लोगों को यहीं पे काम करना है, इन्हीं सेक्टरों में आप काम करोगे तो आगे जाओगे। जो भी नया बच्चा है, एक स्ट्रेटजी के साथ आना, एक नई दिशा में आना, कि आपकी दिशा हमेशा अच्छी होनी चाहिए, आपकी सिलेक्शन की ओर दिशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिलेक्शन इधर को जा रहा, आप उल्टे तरीके से पढ़ रहे हो, तो कभी उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। एक आओगे तो परफेक्ट तैयारी के साथ आना, माइंड सेट करके आना कि मुझे सरकारी नौकरी लेके जाना है तो लेके जाना, चाहे अटैम्प्ट कितने भी हो,
लेकिन एक दिन वो सरकारी नौकरी की जो PDF आती ना, उसमें नाम आना है तो आना है। अगर जिद पाल लिया है तो भाई साहब कोई नहीं रोक सकता है, कुछ भी हो। जिद रखना, आप दिल रखना अपना बड़ा, अगर बड़ा दिल हो तो ज़रूर एक दिन राहुल नेगी बनोगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।